गुड गवर्नेंस में प्रोसेस कम हो, सामान्य नागरिक को कोई भी चीज आसानी से पता चल जाए, ये हम सहज रूप से डेवलप करने के पक्ष के हैं। ये ठीक है कि भारत सरकार को तत्काल नागरिकों से संबंध उतनी मात्रा में नहीं आता है जितना राज्यों को आता है और जितना महानगर पालिकाओं को आता है, लेकिन फिर भी अभी हमने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभियान चलाया, राज्यों के बीच कंपटीशन की कि सारे लाइसेंस के चक्र को थोड़ा कम करो भाई। सेंसिटाइज किया, उनको समझाया, और मुझे खुशी है कि देश के कई राज्य जिनको कभी हम डेवलप स्टेट नहीं मानते हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अच्छे राज्यों ने इनिशिएटिव लिया और कई प्रोसेस को छोटा कर दिया, सिंपल कर दिया और टेक्नोलॉजी बेस कर दिया। गुड गवर्नेंस का अनुभव होने लगा। सामान्य मानवीय की आवश्यकता है। अभी जैसे हमने इनाम नाम की योजना बनाई है, ई मंडी, आज किसान को कितने रुपये में माल बेचना चाहिए वो कोई और तय करता था। आज टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से किसान खुद तय करेगा कि मुझे कहां बेचना है, कितने दाम से बेचना है, किसान का फायदा होगा। और इसलिए गुड गवर्नेंस की ये आवश्यकता है। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई महत्वपूर्ण एक ताकत मैं मानता हूं तो वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। क्या सरकार जनता की आवाज सुनती है? सुनती है तो उस पर जिम्मेवारी के साथ रिस्पॉन्स करती है। हमारी गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है और अभी बहुत कुछ करना है। सामान्य से सामान्य नागरिक की शिकायत ये सुनने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और टाइम फ्रेम में, निर्धारित समय सीमा में उसको उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। उसकी कठिनाइयां हैं तो उसमें से उसको बाहर निकालने के लिए सरकारी व्यवस्था ने उंगली पकड़ करके उसकी मदद करनी चाहिए, उसको चुप नहीं करना चाहिए। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जितनी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, मैं अभी इन दिनों हर महीने एक प्रगति का कार्यक्रम करता हूं। सभी सेक्रेटरी, सभी चीफ सेक्रेटरी राज्यों के बैठता हूं, जनता की जो बातें मेरे पास आती है मैं सीधा उनसे पूछता हूं, इश्यू एक उठाता हूं लेकिन एड्रेस पूरी सिस्टम को करता हूं। अगर किसी ने पेंशन को लेकर के शिकायत की तो पेंशन के जितने मसले हैं सब पर मैं दबाव डाल करके कहता हूं कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, टाइम फ्रेम में कैसे करोगे। तो गुड गवर्नेंस के लिए हम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान गुड गवर्नेंस से होता है। दूसरा सवाल सरकार के ही एक निवृत्त अधिकारी ने पूछा था और उनका सवाल था कि भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये बात सही है कि बड़े देशों में भारत आज सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है और वो भी सिर्फ हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं। दो भयंकर अकाल, ड्राउट, हमारा देश एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है और उसमें अगर दो लगातार अकाल हो तो कितना बड़ा संकट होता है हम समझ सकते हैं। दूसरा, पूरे विश्व में
मंदी का दौर चल रहा है, रिसेशन का दौर चल रहा है। पूरी दुनिया की परचेजिंग कैपेसिटी काफी नीचे गिर गई है। जब विश्व की अर्थरचना का ये हाल हो, भारत के भीतर एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना बड़ा प्रेशर हो और ऐसी विकट परिस्थिति में 7.5% से ज्यादा ग्रोथ पाना, मैं 125 करोड़ देशवासियों को अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि उनके पुरुषार्थ और परिणाम का परिणाम है कि आज देश तेज गति से आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसलिए अब सवाल यह है कि इस आर्थिक विकास से बदलाव क्या आता है। हम जानते हैं हमारे परिवार में अगर आज एक व्यक्ति कमाता है और 20,000 रुपये आता है तो हम परिवार कैसे चलाते हैं? उस 20,000 रुपयों में प्रायोरिटी तय करते हैं कि भाई क्या लाना, क्या नहीं लाना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, सब्जी लानी कि नहीं लानी, दूध लाना कि नहीं लाना, बच्चों के लिए नए कपड़े लाना कि नहीं लाना, सोचते हैं। लेकिन परिवार में एक और व्यक्ति को कहीं रोजगार मिल जाए और 10,000 रुपया और इनकम आ जाए तो तुरंत हमारी इकोनॉमी का मैनेजमेंट बदल जाता है। जैसा परिवार का है वैसा ही देश का है। अगर देश के खजाने में ज्यादा पैसा है तो ज्यादा विकास के काम होते हैं, ज्यादा विकास के काम होते हैं तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ज्यादा पैसे होंगे तो रोड बढ़िया बनेंगे, बड़े बनेंगे, दूर दूर तक बनेंगे, तो रोड बनाने वालों को काम मिलेगा। बनाने वालों को काम मिलेगा तो पहले वो जूते नहीं खरीदता था, अब जूते खरीदेगा। पहले वो एक टाइम खाना खाता था, अब 2 टाइम खाना खाएगा। उसके जेब में पैसा आया तो पैसा खर्च करेगा, खर्च करेगा तो पैसा फिर बाजार में आएगा, फिर बाजार में आएगा तो वो इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। और इसलिए सिंपल सा अर्थ कारण है, इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। एक कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं, इन सब पर बल देना पड़ता है, लेकिन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, जितना ज्यादा हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है उसका हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना हमारी वैल्यू एडिशन से इकोनॉमी बढ़ेगी। हम ह्यूमन रिसोर्स का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। सिर्फ हम युवा है, 800 मिलियन 35 से नीचे हमारा एज ग्रुप के लोग हैं, इससे करेंगे तो नहीं होगा। हमें फोकस करके किसकी क्या क्षमता है, कहां उपयोगिता है, उसको जोड़ेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। भारत जैसा देश, हजारों साल पुरानी विरासत हमारे पास है। हम अगर टूरिज्म को बढ़ावा दें और सफलतापूर्वक बढ़ावा दें, दुनिया भर के टूरिस्ट आए तो हमारी ये जो हजारों साल से हमारे पास जो विरासत है वो हमारी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ देगी। और इसलिए ताजमहल में इन्वेस्टमेंट किसी ने किया होगा, उस समय शायद अखबार निकलते होंगे तो एडिटोरियल भी आया होगा कि ये कैसा राजा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ताजमहल बना रहा है। उस समय शायद टीवी चैनल चलती होगी तो सब आया होगा, मजदूरों के हाल क्या है, कैसे हो रहा है, सब हुआ होता। लेकिन वही ताजमहल आज लाखों लोगों की रोजगार का कारण बन चुका है। इसलिए हम किन बातों का कैसे उपयोग करते हैं उसके आधार पर तय होता है कि हम इकोनॉमी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। और ये देश के लिए आवश्यक है
ज्यादा नहीं यारों, 30 साल, 30 साल अगर हम 8% से ज्यादा ग्रोथ अचीव कर लेते हैं तो दुनिया में आज जो कुछ भी उत्तम देखते हैं वो सारा आपके कदमों में हो सकता है दोस्तों, हिंदुस्तान में हो सकता है। और इसलिए हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए, किसान है तो भी अगर 2 एकड़ भूमि है तो है, 2 की 2.5 शायद नहीं होगी, लेकिन 2 एकड़ भूमि में मैं ज्यादा उत्पादन कैसे करूं, उस पर अगर मैं बल देता हूं, मैं ग्रोथ को ताकत देता हूं। हम कितना ज्यादा, दूसरा भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ग्लोबल मार्केट की ओर टारगेट करना चाहिए। जब भारत में बनी हुई ट्रेन, मेट्रो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है, भारत में बनी हुई जापानीज कंपनी मारुति जब भारत में कार बनाती है और जापान उसको इंपोर्ट करता है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ती है। आज हम अरबों खरबों रुपयों का पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं। हम सोलर एनर्जी पर बल दें, हमारी अपनी ताकत पर हमारा इंपोर्ट कम करने की स्थिति में आ जाएं, हम ग्रोथ में एक नया एडिशन जोड़ सकते हैं। डिफेंस, अरबों खरबों रुपयों का डिफेंस इक्विपमेंट हमको बाहर से लाना पड़ता है। भारत के नौजवानों के पास टैलेंट है। अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, एफडीआई लाएंगे, लेकिन बनाएंगे यहां, नौजवान को रोजगार भी मिलेगा और हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत अपने आप पर सुरक्षित होगा। तो हमारा आर्थिक विकास तेज गति से हो, कांस्टेंट हो, उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। अगर ये हम करने में सफल हो गए, 30 साल में आज जो भी दुनिया में उत्तम से उत्तम देखते हैं वो सब आपकी आंखों के सामने हिंदुस्तान की धरती पर होगा, ये मेरा विश्वास है। एक तीसरा सवाल था मैडम का हेल्थ सेक्टर के संबंध में। उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हमने देखा है कि जब खाने के टेबल पर बैठते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए आग्रह करते हैं और डाइटिंग की चर्चा करते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा। ये हेल्थ का भी ऐसा ही है। हर कोई व्यक्ति दूसरे को सलाह देता है, लेकिन खुद पालन करने से कतराता है। वो दूसरे का कहेगा 40 प्लस हो गए ना, हर साल रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाओ। फिर आपको पूछो आपकी क्या उम्र है, मेरी 47। आपने कितनी बार कहा, नहीं मैंने नहीं करवाया। तो ये, लेकिन ये बात सही है। क्या कारण है कि हमारे देश में एक जमाना था कि गांव में एक वैद्यराज हुआ करता था और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। आज आंखों का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, पैर का डॉक्टर अलग है, हाथ का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, लेकिन बीमारी बढ़ रही है। और इसका मतलब यह है कि प्रिवेंटिव हेल्थ के प्रति हम उदासीन हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमें बल देना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, उस पर हम बल दें।